मनोविज्ञान की दुनिया में एक और सफर पर आपका स्वागत है। आज हम मानव बनने की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम बढ़ते हैं, सीखते हैं और बदलते हैं। हमारे पास कुछ मनोविज्ञान पाठ्यपुस्तक के अंश हैं जो वृद्धि और विकास की इस दिलचस्प यात्रा पर रोशनी डालते हैं। हमारा इरादा है इन स्रोतों से मुख्य विचारों को निकालना। वो कौन सी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हम शैशवावस्था से वयस्कता तक कैसे विकसित होते हैं, कौन सी चीजें इस सफर पर असर डालती हैं और कुछ बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इसे कैसे समझाया है। तो तैयार हैं इस कहानी की परतें खोलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट शब्दों का इस्तेमाल मतलब एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही हैं या इनमें कोई गहरा फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और हाँ, ये बिल्कुल एक नहीं है। स्रोत साफ करते हैं कि वृद्धि का मतलब मुख्य रूप से शारीरिक बदलावों से है। शारीरिक बदलाव? हाँ, वो बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। ये शरीर के आकार और संरचना से जुड़ा है। और एक उम्र के बाद जब परिपक्वता आ जाती है तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। अच्छा, तो वृद्धि यानी शरीर का बड़ा होना जिसे मापा जा सके। फिर विकास क्या है? विकास कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल कैनवस है। आप कह सकती हैं कि ये गर्भाधारण से शुरू होकर जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी भर? हाँ, बिल्कुल। इसमें सिर्फ शारीरिक बदलाव ही नहीं, बल्कि मानसिक यानी सोचने समझने की शक्ति, सामाजिक यानी लोगों से घुलने मिलने का तरीका, और भावनात्मक भावनाओं को महसूस करना और व्यक्त करना, हर तरह के बदलाव शामिल है। तो वृद्धि मात्रा में है, विकास गुणवत्ता में? बिल्कुल। वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, जिसे हम माप सकते हैं, जबकि विकास गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे व्यवहार, हमारी क्षमताओं में बेहतरी को दिखाता है। सोरेनसन की परिभाषा भी यही कहती है कि वृद्धि शारीरिक है, जबकि विकास में परिपक्वता के साथ होने वाले सभी परिवर्तन शामिल हैं। यानी वृद्धि विकास की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। और ये विकास क्या ये बस ऐसे ही मतलब बेतरतीब ढंग से होता रहता है या इसका कोई तय रास्ता, कोई नियम है? नहीं नहीं, ये बेतरतीब बिल्कुल नहीं है। इसमें एक व्यवस्था है, कुछ सिद्धांत हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को गाइड करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता मतलब लगातार चलते रहना? हाँ, इसका मतलब है कि विकास कभी रुकता नहीं। जन्म से पहले शुरू होकर ये जीवन भर चलता रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि रफ्तार कम ज्यादा हो जाए, बचपन में तेज, बाद में धीमी, लेकिन ये धारा बहती रहती है। और क्या ये रास्ता सबके लिए एक जैसा है? जैसे क्या हर बच्चा पहले बैठना सीखता है फिर चलना? बिल्कुल। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब एक प्रजाति के सभी सदस्यों में विकास का क्रम या पैटर्न वो एक जैसा होता है। अच्छा। इंसानी बच्चे कहीं भी हों, भाषा सीखने का या चलने का क्रम लगभग समान ही फॉलो करते हैं। सही। लेकिन यहीं पर एक और सिद्धांत सामने आता है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा। यानी क्रम तो वही है, पर रफ्तार सबकी अपनी अपनी। कोई जल्दी चलता है, कोई देर से। हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई बाद में। हर व्यक्ति अनोखा है। विकास की दर और उसका स्वरूप हर किसी में अलग होता है। यही वजह है कि एक ही परिवार में पले बड़े भाई बहनों में भी इतने अंतर दिखते हैं। और इस भिन्नता के पीछे इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी एनवायरनमेंट। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, ये जरूरी मुद्दा है। लेकिन विकास के क्रम की बात करें तो क्या इसकी कोई निश्चित दिशा भी होती है? हाँ बिल्कुल, दो मुख्य दिशाएं बताई गई हैं। पहली है मस्तकाधोमुखी, सेफालोकॉर्डल। मस्तकाधोमुखी मतलब? मतलब सिर से पैर की ओर। विकास पहले सिर के हिस्से में होता है, फिर धड़ में और फिर पैरों में। इसीलिए बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। अच्छा, ये लॉजिकल है। और दूसरी दिशा? दूसरी दिशा है निकट दूर क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर जैसे रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है, फिर कंधों का, फिर भुजाओं का, और सबसे अंत में उंगलियों पर बारीक नियंत्रण आता है। वाह, ये तो कमाल है। यानी हमारे विकसित होने का एक तरह से नक्शा पहले से तय है, सिर से पैर तक और बीच से बाहर की तरफ।
इन मुख्य सिद्धांतों के अलावा एक और बात जो मुझे स्रोतों में दिलचस्प लगी वो है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब पहले हम पूरी बॉडी से रिएक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक होना सीखते हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल। छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए शायद पूरा शरीर हिलाता है ना, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है वो सिर्फ हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है, ज्यादा कुशल तरीके से। और इसी से जुड़ा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल, पहले अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल सीखना और फिर उन हिस्सों को मिलाकर तालमेल से काम करना, जैसे हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन। साथ ही परस्पर संबंध का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। वो क्या है? वो बताते हैं कि विकास के सभी पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सब आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, और इन सब सिद्धांतों में शायद सबसे बुनियादी वो है जिसकी आपने पहले बात की, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। निसंदेह ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास न तो सिर्फ हमारी जीन्स की देन है, मतलब वंशानुक्रम की, और न ही सिर्फ हमारे माहौल यानी वातावरण की। ये इन दोनों के बीच लगातार चलने वाली एक जटिल बातचीत का नतीजा है। वुडवर्थ ने कहा था शायद कि विकास इन दोनों का गुणनफल है, योगफल नहीं। हाँ बिल्कुल, वही उनका ये कथन बहुत सटीक है। मतलब दोनों का होना जरूरी है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हुई विकास की रूपरेखा और उसके नियम। अब उन कारकों पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं या प्रभावित करते हैं। आपने वंशानुक्रम और वातावरण का जिक्र किया, इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत इन्हें आंतरिक और बाहरी कारकों में बांटते हैं, है ना? हाँ, आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जो व्यक्ति के भीतर से आते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के रूप में मिलता है। अच्छा। ये हमारी आंखों का रंग, कद, बालों का प्रकार तो तय करता ही है, साथ ही हमारी बुद्धि और स्वभाव की नींव भी रखता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा हमारे शरीर की बनावट, हमारा स्वास्थ्य, बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो भी आंतरिक कारक हैं। और बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल है? क्या ज्यादा बुद्धिमान बच्चे तेजी से विकसित होते हैं? स्रोत बताते हैं कि बुद्धि का सीधा असर सीखने की क्षमता पर पड़ता है, और सीखना तो विकास का अहम हिस्सा है। तो हाँ, तेज बुद्धि वाले बच्चे अक्सर भाषा और दूसरे कौशल जल्दी सीखते हैं। उनका सामाजिक और भावनात्मक समायोजन भी शायद बेहतर हो सकता है। और भावनाएं, इमोशनल फैक्टर्स? बिल्कुल, हमारे संवेगात्मक कारक, हमारा मिजाज कैसा है, हम डर, गुस्सा या खुशी कैसे महसूस करते हैं और मैनेज करते हैं, ये भी विकास पर असर डालते हैं। स्थिर और सकारात्मक भावनाएं विकास के लिए अच्छी होती हैं। हमारी सामाजिक प्रकृति, मतलब हम कितने मिलनसार हैं, ये भी आंतरिक है। और ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स? हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं, जैसे पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड्स, वे भी शारीरिक वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन हम सब जानते हैं कि बाहर की दुनिया का भी जबरदस्त असर होता है। तो बाहरी कारक कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स? बाहरी कारकों का दायरा तो बहुत बड़ा है और इसकी शुरुआत जन्म से पहले ही हो जाती है। जन्म से पहले मतलब गर्भ में? हाँ, गर्भावस्था के दौरान माँ को मिलने वाला माहौल, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, उसका खान पान, उसकी भावनात्मक स्थिति कैसी है, क्या उसे कोई तनाव है, ये सब गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। और जन्म के बाद? जन्म के बाद तो बाहरी दुनिया का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण यानी? घर कैसा है, आस पड़ोस सुरक्षित है या नहीं, खेलने कूदने की जगह है या नहीं। फिर आती है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। परिवार की आमदनी, शिक्षा? हाँ, परिवार की आमदनी, माता पिता की शिक्षा, घर में उपलब्ध संसाधन, ये सब बच्चे को मिलने वाले अवसरों को तय करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन यानी संतुलित आहार, ये तो शारीरिक और दिमागी विकास की नींव है। शुद्ध हवा और रोशनी भी जरूरी है। और अगर कोई बीमारी हो जाए या चोट लग जाए? हाँ, गंभीर बीमारियां या दुर्घटनाएं, डिजीज एंड इंजरी, ये विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं या कभी-कभी उसकी दिशा भी बदल सकती हैं।
और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बाहरी कारक है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति कैसे? हर समाज के अपने नियम होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, बच्चों के पालन पोषण के अपने तरीके होते हैं। स्रोत में अमेरिकी और सामोआ के बच्चों के पालन पोषण की तुलना का एक उदाहरण है जो दिखाता है कि संस्कृति कैसे हमारे व्यवहार और विकास को आकार देती है। अच्छा। यहाँ तक कि परिवार में बच्चे का स्थान, जैसे वो पहला बच्चा है या इकलौता बच्चा है, ये भी उसके विकास को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है। तो मतलब विकास एक बहुत ही जटिल समीकरण है। इसमें अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के कारक लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इतने सारे पहलू हैं, तो मनोवैज्ञानिक इनका अध्ययन कैसे करते हैं? क्या इसके लिए कोई खास तरीके हैं? अंदाजे से तो काम नहीं चलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान अटकलों पर नहीं, वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। विकास का अध्ययन करने के कई तरीके हैं। एक है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें शोधकर्ता बच्चों को उनके स्वाभाविक माहौल में, जैसे घर या स्कूल में या फिर लैब में, ध्यान से देखते हैं और उनके व्यवहार को नोट करते हैं। बस देखना, ध्यान से देखना, व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना। एक और तरीका है प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें किसी एक कारक को बदलकर उसका दूसरे पर असर देखा जाता है ताकि कारण और प्रभाव का पता चल सके। अच्छा, जैसे किसी नई टीचिंग मेथड का असर देखना। हाँ, बिल्कुल। और किसी एक बच्चे या स्थिति को गहराई से समझने के लिए, उसके लिए केस स्टडी। हाँ, व्यक्ति इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड। इसमें किसी एक बच्चे या परिवार का बहुत विस्तार से, गहराई से अध्ययन किया जाता है, इंटरव्यूज, रिकॉर्ड्स, टेस्ट, सबके जरिए। और समय के साथ बदलाव कैसे देखते हैं? उसके लिए खास तौर पर विकासात्मक विधि है, डेवलपमेंटल मेथड। इसमें दो मुख्य डिजाइन हैं। एक है अनुदैर्ध्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें एक ही समूह के बच्चों का सालों तक पीछा किया जाता है, बार बार उनको स्टडी करते हैं। काफी लंबा काम होगा ये तो। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए दूसरा तरीका है अनुप्रस्थ काट अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाती है। अच्छा, ये शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। और फिर है परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड, जिसमें मानकीकृत टेस्ट का उपयोग करके बुद्धि, व्यक्तित्व या दूसरी अक्षमताओं को मापा जाता है। तो मतलब कई सारे तरीके हैं। हाँ, और शोधकर्ता अपने सवाल के हिसाब से सबसे उपयुक्त विधि चुनते हैं। चलिए अब आते हैं उन बड़े विचारों पर जिन्होंने विकास को समझने की हमारी समझ को दिशा दी है। स्रोत कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का जिक्र करते हैं जिन्होंने विकास को अलग अलग अवस्थाओं, स्टेजेस में बांटा है। एरिक एरिक्सन का नाम आता है। हाँ, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, बहुत प्रभावशाली है। एरिक्सन मानते थे कि विकास जीवन भर चलता है, ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, और हर उम्र में हमारे सामने एक नई सामाजिक भावनात्मक चुनौती या संकट, क्राइसिस आता है। संकट? कैसा संकट? एक तरह का टर्निंग पॉइंट। इस संकट का हम कैसे सामना करते हैं, इसी से हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है और हम एक खास गुण, वर्च्यू सीखते हैं। उदाहरण के लिए? जैसे बचपन में विश्वास बनाम अविश्वास। बिल्कुल। शैशवावस्था, मतलब जन्म से लगभग 2 साल तक का संकट है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे की देखभाल अच्छे से होती है, उसे प्यार मिलता है, जरूरतें पूरी होती हैं, तो उसमें दुनिया पर विश्वास करने की भावना विकसित होती है और इससे आशा यानी होप का गुण आता है। और अगर नहीं? अगर जरूरतें पूरी नहीं होती, देखभाल ठीक से नहीं होती, तो अविश्वास पैदा होता है। इसी तरह किशोरावस्था, लगभग 12 से 18 साल का बड़ा संकट है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मैं कौन हूं वाला सवाल। हाँ, वही, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब खोजना। इसे सफलतापूर्वक हल करने पर कर्तव्य निष्ठा या फिडेलिटी का गुण आता है, अपने मूल्यों और रिश्तों के प्रति वफादार रहना। और एरिक्सन ने ऐसी कितनी अवस्थाएं बताईं? उन्होंने बुढ़ापे तक ऐसी 8 अवस्थाएं बताईं, हर एक अपनी चुनौती और अपने गुण के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी भी बनना बंद नहीं करते, हमारा विकास हमेशा चलता रहता है। एरिक्सन का ध्यान सामाजिक और भावनात्मक पहलू पर था, लेकिन बच्चे सोचते कैसे हैं, उनकी समझ कैसे विकसित होती है? यहाँ जीन पियाजे का नाम आता है, जिन्हें स्रोत में बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। हाँ,
जीन पियाजे का काम क्रांतिकारी था, इसमें कोई शक नहीं। उनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बताता है कि बच्चों की सोचने की क्षमता कैसे उम्र के साथ बदलती है। पियाजे मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक ऐसे होता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? और उन्होंने भी विकास की अवस्थाएं बताई। हाँ, सोचने की अवस्थाएं। हाँ, पियाजे ने सोच के विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई। पहली, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ये जन्म से लगभग 2 साल तक। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं के जरिए दुनिया को समझता है। इसी अवस्था में वो धीरे धीरे ये सीखता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिख नहीं रहीं। इसे वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। अच्छा, जैसे पीकाबू वाला खेल? बिल्कुल। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। ये करीब 2 से 7 साल तक। इसमें भाषा और कल्पना का तेजी से विकास होता है। बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं, लेकिन सोच अभी तर्क पर आधारित नहीं होती। और बच्चे बहुत आत्मकेंद्रित होते हैं ना, मतलब सिर्फ अपना नजरिया देख पाते हैं। हाँ, ये इस अवस्था की एक खास बात है। वे दूसरों के नजरिए को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। और इसके बाद तर्क का विकास होता है। सही। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये लगभग 7 से 11 साल। अब बच्चा ठोस, दिखने वाली चीजों के बारे में तर्क से सोच सकता है। वो चीजों को क्रम में लगा सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है, संरक्षण, कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ सकता है। संरक्षण मतलब ये समझना कि अगर किसी चीज का आकार बदल जाए तो भी उसकी मात्रा वही रहती है। जैसे चौड़े गिलास का पानी लंबे गिलास में डालने पर भी पानी उतना ही रहता है। अच्छा, ये अहम पड़ाव है। और आखिरी अवस्था? चौथी और आखिरी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 11 साल की उम्र से शुरू होकर आगे तक चलती है। इसमें किशोर और वयस्क अमूर्त विचारों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता। वे परिकल्पनाएं बना सकते हैं और समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से हल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पियाजे ने बताया कि सोच कैसे विकसित होती है, लेकिन सही गलत का फैसला करना हम कैसे सीखते हैं? यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग का जिक्र आता है। हाँ, लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उनका फोकस नैतिक तर्कणा यानी मॉरल रीजनिंग के विकास पर था। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि उम्र के साथ हमारे नैतिक फैसले लेने का आधार कैसे बदलता है। मतलब हम क्यों किसी चीज को सही या गलत मानते हैं। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ये आधार बदलता है, शुरुआत में सजा के डर से, फिर समाज के नियमों को मानने तक, और आखिर में अपने ज़मीर की आवाज़ और सार्वभौमिक सिद्धांतों तक। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर बताए और हर स्तर में 2 चरण, कुल 6 चरण। ये 3 स्तर क्या है संक्षेप में? पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ बच्चा या व्यक्ति सही गलत का फैसला बाहरी परिणामों के आधार पर करता है, सजा से बचने या इनाम पाने के लिए। मतलब मेरे लिए इसमें क्या है वाला नजरिया ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा स्तर? दूसरा है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों, कानूनों और अपेक्षाओं को मानता है। वो अच्छा बनना चाहता है, दूसरों को खुश रखना चाहता है, या मानता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम जरूरी हैं। ज्यादातर वयस्क इसी स्तर पर होते हैं। और तीसरा? तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ व्यक्ति अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है, जो कभी-कभी समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। वो समझता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। यहाँ सार्वभौमिक न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। क्या सभी लोग इस तीसरे स्तर तक पहुंच पाते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार सभी लोग इस उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते। ये ज्यादा अमूर्त सोच और नैतिक प्रतिबद्धता की मांग करता है। दिलचस्प है कि जहां पियाजे सोच के कैसे पर ध्यान देते हैं,
वहीं कोहलबर्ग उसी सोच को सही गलत के पैमाने पर परखते हैं। स्रोत में सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत का भी हल्का सा जिक्र है, ओरल एनल स्टेजेस वगैरह का। हाँ, फ्राइड का सिद्धांत भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बचपन के अनुभवों और अचेतन मन की इच्छाओं पर जोर दिया था, जो पहले किसी ने नहीं किया था। हालांकि उनके विचारों पर काफी बहस भी हुई है, पर विकास मनोविज्ञान की नींव रखने में उनका भी योगदान रहा है। तो एरिक्सन, पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत आज विकास को समझने में ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। हाँ, आप कह सकती हैं। ये तीनों मिलकर हमें दिखाते हैं कि हमारा सामाजिक भावनात्मक विकास एरिक्सन, संज्ञानात्मक विकास पियाजे और नैतिक विकास कोहलबर्ग कैसे साथ साथ चलता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। कोई एक सिद्धांत पूरी कहानी नहीं कहता, लेकिन मिलकर वे विकास की एक ज्यादा समृद्ध और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि वृद्धि और विकास अलग है। विकास एक निरंतर, व्यवस्थित, व्यक्तिगत और बहुआयामी प्रक्रिया है। ये कुछ नियमों का पालन करती है और वंशानुक्रम और वातावरण की जटिल अंतःक्रिया से आकार लेती है। हमने उन अंदरूनी और बाहरी कारकों को समझा जो इस पर असर डालते हैं। और एरिक्सन, पियाजे, कोहलबर्ग जैसे विचारकों के नजरिए से विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जाना, सामाजिक, संज्ञानात्मक और नैतिक। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हमने देखा कि विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण और संस्कृति का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है ना? और ये सिद्धांत हमें इस प्रक्रिया को समझने का एक ढांचा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सिद्धांतों और कारकों की समझ को हम अलग-अलग सांस्कृतिक परिवेश में बच्चों की बेहतर शिक्षा या उनके पालन पोषण के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिद्धांत हर संस्कृति में एक जैसे लागू होते हैं या हमें उन्हें स्थानीय जरूरतों और मूल्यों के हिसाब से ढालना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विकास की जटिलता और उसकी प्रासंगिकता पर सोचने को मजबूर करता है। बहुत गहरा सवाल है। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।